चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो वर्क से स्टार्ट करते हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क से स्टार्ट करेंगे तो देखो, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास है, इस पे फोर्स एफ लगाया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। कि हमने जितना फोर्स लगाया है वो यहाँ पे आएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो यहाँ पे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल जीरो है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। तो ये इतना आ जाएगा एफ एस कोस जीरो। कोस जीरो तो 1 होता है, इसलिए एफ एस फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन की यूनिट जूल होती है, वर्क डन की यूनिट है वो जूल। और वर्क डन और एनर्जी सेम होती है, इसलिए एनर्जी की भी यूनिट होती है जूल। ठीक है, अब वर्क डन के टाइप पढ़ेंगे, वर्क डन के टाइप। तो टाइप में फर्स्ट आता है पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा आता है नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर आता है जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। ये है, देखो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाए तो पॉजिटिव वर्क डन। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव वर्क डन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट उससे परपेंडिकुलर हो तो जीरो वर्क डन। तो व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन? वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव if object get displaced in the direction of applied force। ये ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। व्हाट इज नेगेटिव वर्क डन? वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव if object displaced in opposite direction to the applied force, then it is negative work done। What is zero work done? When object displaced in the direction perpendicular to the applied force, force से perpendicular displace हो जाए तो zero work done। तो जीरो वर्क डन का एक रीजन तो ये है, जीरो वर्क डन का दूसरा रीजन ये है, अगर हम फोर्स ना लगाएं, है ना, फोर्स ना लगाएं तो भी वर्क डन नहीं होगा। तो फोर्स अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो भी वर्क डन नहीं होगा, तो भी वर्क डन जीरो आएगा। तीसरा ये है कि हम फोर्स तो लगाने पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाने पर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो। तो जीरो वर्क डन के तीन रीजन हो सकते हैं, एक तो एंगल 90 डिग्री हो दोनों के बीच में, कोस 90 जीरो होता है, यहाँ पे 90 पुट करेंगे कोस 90 जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सारा जीरो, या फिर फोर्स जीरो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनमें से कोई भी एक केस होगा तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, चलो इनके एग्जाम्पल करते हैं। पॉजिटिव वर्क डन, तो जैसे इस नोटबुक पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ये उधर ही डिस्प्लेस हो रही है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। या फिर कोई हॉर्स है वो गाड़ी को खींच रहा है, हॉर्स से गाड़ी को खींच रहा है, तो उनका पॉजिटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल, नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल ये है कि इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ खींच रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये सरफेस में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, पर फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन के फोर्स का वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क डन होगा, फ्रिक्शन के फोर्स का वर्क डन नेगेटिव। ऐसे ही विस्कोसिटी के फोर्स का वर्क डन है वो नेगेटिव। जीरो वर्क डन ऐसा कहाँ पे होता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, ऐसा होता है सर्कुलर मोशन में, जीरो वर्क डन है सर्कुलर मोशन में। यहाँ से ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे देख लो डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन ये है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो सेंटीपिटल फोर्स होता है, तो सेंटीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल फोर्स जो भी वर्क डन करेगा वो जीरो वर्क डन आएगा। तो ये रीजन होगा। दूसरा कोई हैवी ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक, उसपे हम फोर्स तो लगा रहे हैं
फोर्स तो लगाने पर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो। कोई ऑब्जेक्ट रखा उस पर हम फोर्स ही नहीं लगा रहे तो भी कोई वर्क डन नहीं होगा, तब भी वर्क डन जीरो। तो तीन टाइप थे वर्क डन के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये टाइप्स दोबारा समझा दो। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जीरो वर्क डन तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, यही है तीन टाइप। यस सर। ये एनर्जी, तो एनर्जी तो हम मोस्टली जो लेके चलते हैं वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी में फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का तो सभी को पता है कि जब बॉडी मोशन में होती है उस टाइम पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में होगी तो उस टाइम पे उसमें जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले से पता है सभी को, हाफ एम वी स्क्वायर, mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन करते हैं अब। ये डेरिवेशन कहाँ से आया? तो हम इस तरह से करेंगे डेरिवेशन। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया F, और इस पे अगर F फोर्स अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो हमने फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये यहाँ तक आ गया। और यहाँ तक चल रहा है अब, ये तो चल रहा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई फिर। तो हमने हमारे फोर्स लगाने से चलने लग गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? हमने इस पे वर्क डन किया तब आई काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इस ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क डन किया है ना, वर्क डन, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आई है। तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं, वही काइनेटिक एनर्जी है। चलो देखो फिर वर्क डन निकालते हैं। इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया वो निकाल लेते हैं। तो देखो वर्क डन तो ये होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो कोस जीरो। तो वर्क डन तो ये हो गया। इसके अंदर फोर्स की जगह एम में पुट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस, और कोस जीरो वन होता है, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में था, और फोर्स लगाया तो यहाँ तक आता है, तो इसकी वेलोसिटी v होगी। यहाँ तक आता है तो इसकी वेलोसिटी v। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है। दो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से तो ये इक्वेशन बनती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल जीरो है ना, रेस्ट में था तो जीरो, इज इक्वल टू 2s। यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगी, क्या है एक्सेलेरेशन? 2s को इसके नीचे ले जाओ, तो एक्सेलेरेशन इतनी आ गई v स्क्वायर के अपॉन में 2s। ये 2s इसके नीचे ले गए तो एक्सेलेरेशन आ गई। ये एक्सेलेरेशन यहाँ पे पुट कर दो, ये एक्सेलेरेशन यहाँ पर पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 है। एक्सेलेरेशन यहाँ पे पुट करने है v स्क्वायर बाई 2s, v स्क्वायर बाई 2s, साथ में ये s से s कट गया, तो नीचे 2 बच गया, ऊपर एम वी स्क्वायर, तो नीचे 2 बच गया और ऊपर एम वी स्क्वायर। तो वर्क डन जो हमने निकाला वो तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। हमने जो भी वर्क डन किया वो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, और हमारे वर्क डन से इसमें एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी। तो जितना हमने वर्क डन किया है उतनी ही एनर्जी आई, और वर्क डन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यही काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है कि हम इस बॉडी पे जितना वर्क डन करेंगे ना वो उतनी ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इस पे हम जितना वर्क डन करेंगे वो सारा वर्क डन उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो देखो फिर, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि हम जितना वर्क डन करेंगे वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। स्क्रीन जिस चीज को क्लियर हो थंब इंप्रेशन देके बताओ, कौन
तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उस बॉडी पे हम जितना वर्क डन करेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा ना, उतना ही हमने उस पर वर्क डन किया है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रेस्ट में था ये, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। फिर हमारे फोर्स लगाने से उसमें वेलोसिटी इतनी आ गई, इस वेलोसिटी के हिसाब से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितनी भी इसमें काइनेटिक एनर्जी आई या फिर जितना भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, हमने उतना ही वर्क डन किया है। तो जितना वर्क डन किया वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। चलो देखो फिर इसको प्रूव करते हैं। एक बॉडी यहाँ पे थी, एक बॉडी यहाँ पर थी, तो मान लो इसकी वेलोसिटी u थी, u वेलोसिटी से चल रही थी। वीडियो किस किस का क्लियर नहीं है? स्क्रीन वीडियो ऑन। चलो देखो फिर प्रूफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये एक बॉडी है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है, u वेलोसिटी से, ठीक है। फिर हमने इस पे फोर्स लगा दिया, है ना, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी वेलोसिटी v होगी, ठीक है। तो ये बॉडी मूव कर रही थी, पहले से ही मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी u है। इस पे हमने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो इसकी वेलोसिटी v होगी इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद, ठीक है। तो हमने इस पे फोर्स लगाया, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, हमने तो वर्क डन कर दिया। और जो भी वर्क डन है वो किसके इक्वल आएगा? इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। तो अभी प्रूव करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है। दो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से तो ये इक्वेशन बनती है, दो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से तो ये इक्वेशन बनती है। तो बना लिए इक्वेशन। इस इक्वेशन को दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कर दो, m/2 से, इस सारे को m/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके साथ हम बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया mv²/2। इसके साथ हम बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया mu²/2। इसके साथ हम बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल। मास इंटू में एक्सेलेरेशन होता है फोर्स, मास इंटू में एक्सेलेरेशन फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क डन, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। और ये देखो हाफ mv², ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हाफ mv², ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने प्रूव कर दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो वर्क डन के इक्वल है, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में प्रूव करना है तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक बॉडी मूव कर रही थी, उस पर हमने फोर्स लगाया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वेलोसिटी v होगी। तो हमारे पास दो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इक्वेशन बना सकते हैं। इस इक्वेशन को दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, तो आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया। पूछना है किसी को कुछ? बोलो। सर ये इंटीग्रेटेड ओवर क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम में? तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया, तो यहाँ पर था तो ये 0, और यहाँ पे पहुंचने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया, है ना, s। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट s है। तो यहाँ से 0 से ओरिजिन, और ये डिस्प्लेसमेंट s। इसका पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे कि थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ना, तो कितना वर्क डन करता है। तो हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, और स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो फोर्स को हम लिख सकते हैं m में, फोर्स को m में, ये डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक है, m एज इट इज। एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं dv/dt, एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं dv/dt, ये आगे ds, ठीक है। अब ds/dt को लिख सकते हैं वेलोसिटी, है ना, ds/dt को वेलोसिटी। तो ये m तो एज इट इज, और इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया वेलोसिटी, और ये dv अलग से बच गया, dv अलग से बच गया, ये है dw, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s है, लेकिन हम तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल लेते हैं, और फिर सारे को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का वर्क डन आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन मेथड है। तो देखो फिर स्मॉल वर्क डन इस तरह से निकाल लिया, फोर्स m में, एक्सेलेरेशन dv/dt, ये ds एज इट इज, ds/dt v होता है, ये dv को मैंने बाद में लिख दिया। अब टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो ये इंटीग्रेटेड ओवर है,
कि वर्क डन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल आएगा। कैसे आएगा देखो फिर, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा वर्क डन, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल वर्क डन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज है ना, वेलोसिटी में चेंज है, और वेलोसिटी में चेंज है तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी u थी और यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो जो भी वेलोसिटी में चेंज है ये इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक लिमिट ले ली हमने। m बाहर निकाल लो, इस m को बाहर निकाल लिया, v बच गया, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इसकी पावर 1 है, पावर को एक बढ़ा दो तो v की पावर 2 होगी, वो नीचे लिख दिया। लिमिट क्या है u से v, लिमिट है u से v, ठीक है। इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, तो ये आ गया m बाई टू, 2 को बाहर निकाल लिया, अब v स्क्वायर बच गया। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर दो फिर नीचे वाली, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो v स्क्वायर, फिर नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे तो u स्क्वायर, इतना आ गया। इस m बाई टू का इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी स्क्वायर बाई टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एम यू स्क्वायर बाई टू। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल। तो देखो वर्क डन है वो अब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये इंटीग्रेशन मेथड से दूसरा मेथड है। तो वर्क डन का अगर हम इंटीग्रेशन करके सर क्या सर एग्जाम में कौन से वाले तरीके से हमको करना होगा? एग्जाम में लिखा आएगा, अगर ऐसे बोले कैलकुलस मेथड, जो ये हमने पहले इक्वेशन का डेरिवेशन भी किया था ना, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से। इंटीग्रेशन जहाँ पर भी है ना उसको यस सर। कैलकुलस मेथड कहते हैं, कैलकुलस मेथड। अगर कैलकुलस मेथड से कहे तो ये करना है, अगर कैलकुलस मेथड नाम ना ले तो फिर ये पहले वाला करना है, ये वाला, ठीक है। कौन से तरीके से भी यस। कर सकते हो, अगर स्पेशल नाम ले कैलकुलस मेथड तो फिर ये इंटीग्रेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ लिया दो तरीके से, आगे पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन बताएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हैंड रेज करो, कौन बताएगा। व्हाट इज पोजीशन, किस किस की वजह से एनर्जी स्टोर होती है, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड और एनी एक्सटर्नल फील्ड, और ड्यू टू इट्स शेप, शेप की वजह से। तो इन दो रीजन की वजह से बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन से दो रीजन की वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एक्सटर्नल फील्ड एंड ड्यू टू इट्स शेप और चेंज इन शेप। तो तीन टाइप की होती है, तो इसी से तीन टाइप की एनर्जी बनाते हैं अभी, तीन टाइप की पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी तीन टाइप की, पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो फिर, जैसे तुमने सिंपल सुना है कि हम किसी भी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, किसी भी हाइट पे। और इसमें जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका पता भी है कि इसका फॉर्मूला होता है mgh। लेकिन ये हम सीधी पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह सकते, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे किसका एक्सटर्नल फील्ड है, अर्थ का। अर्थ के फील्ड में हम इसको लेके जा रहे हैं बॉडी को किसी भी हाइट पे, तो ये अर्थ है नीचे, अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, हम इस बॉडी को इतनी हाइट तक लेके जाएंगे तो हम वर्क डन कर रहे हैं, और हम इतनी हाइट तक लेके जाने में जितना वर्क डन करेंगे ना उतनी ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कैसे पता लगा हमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई है, इसको छोड़ के देखो, इसको छोड़ते हैं तो नीचे आएगी, फिर दोबारा जमीन पे गिर जाएगी ना, तो नीचे क्यों आई, हम तो नहीं लेके आए, कौन लेके आया, अर्थ लेके आई। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर होगी। ऐसे ही जो एग्जाम्पल पढ़ते थे कि भी जैसे माउंटेन है, माउंटेन, माउंटेन में यहाँ पे वाटर स्टोर कर लेते हैं, डैम बना के, डैम बना के वाटर स्टोर कर लेते हैं। तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही यहाँ से इसका जो भी पाइप है या फिर गेट है वो खोलते हैं, खोलते तो यहाँ से वाटर नीचे गिरता है, और वाटर नीचे गिरता है तो टरबाइन को घुमाता है ना।
तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो ही तो टरबाइन को घुमाएगा। अगर इस वाटर में एनर्जी ही ना हो तो ये कैसे घुमाएगा फिर? तो इसमें एनर्जी कहाँ से आई? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उस पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी होती है। अगर इस पोजीशन पे है तो इसमें अलग एनर्जी है, इसको थोड़ा नीचे ले आए तो अब पोजीशन ये है, हाइट चेंज होगी तो अब इसमें अलग एनर्जी है ना? तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा था ड्यू टू शेप, कि शेप की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। शेप की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ड्यू टू कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ ए बॉडी। तो कंप्रेशन और एक्सटेंशन हम किसका करेंगे? रबड़ ले लो या फिर स्प्रिंग ले लो। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है। हम स्प्रिंग को खींचेंगे और खींचेंगे तो छोड़ने के बाद अपने आप वापस आ जाता है। तो इसको खींचने में हमने वर्क डन करना पड़ेगा, है ना? खींचेंगे तो इसका वर्क डन करना पड़ेगा हमने इसके ऊपर। तो जितना वर्क डन करेंगे उतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो भी इसमें एनर्जी आ जाएगी। कैसे पता लगेगा कंप्रेस करेंगे तो एनर्जी आएगी? कंप्रेस करके छोड़ दो, ये अपने आप वापस आएगा। इसमें एनर्जी है तभी तो वापस आएगा। कहाँ से एनर्जी? हमारे कंप्रेस करने से इसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो वही स्टोर्ड एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये इस तरह की एनर्जी है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं। देखो तो फिर इसमें जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का अपना फील्ड है, चारों तरफ इफेक्ट है। दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो ये रिपेल करेगा उसको। तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे ले आए, तो इस चार्ज के अंदर एनर्जी आ गई। कहाँ से एनर्जी? हम इधर से लेके आ रहे थे और ये रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। तो ये रिपेल कर रहा है तो हम इधर लेके आएंगे तो इस पे हमने वर्क डन करना पड़ेगा, और इस पे अगर वर्क डन करना पड़ेगा तो वर्क डन इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हम इधर ले आए, फिर यहाँ से छोड़ेंगे ना तो इसके रिपल्शन की वजह से फिर वापस चला जाएगा, फिर वापस। तो फिर वापस अपने आप क्यों गया ये? इसके रिपल्शन की वजह से। तो इसके रिपल्शन की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी, उस स्टोर्ड एनर्जी की वजह से इधर गया ये। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इन चार्ज की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं फिर। आगे ये फर्स्ट वाली एनर्जी का वर्क डन निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना काम कर सकती है। चलो देखो फिर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक लेंगे, यहाँ पे लेंगे, और इस हाइट तक लेके जाने में हमने कितना वर्क डन किया? हमने जो भी वर्क डन किया ना वो इसके एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो देखो हमने वर्क डन किया, वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमने कितना फोर्स लगाया? ये ऑब्जेक्ट हल्का है तो आराम से ऊपर ले जाएंगे, और हैवी है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने ऊपर की तरफ जो भी फोर्स लगाया है ना, वो फोर्स इसके वेट के इक्वल है। इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी कितने फोर्स से खींच रही है, तो उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे। हल्का है तो आराम से ले जाएंगे, भारी है तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगा रहे हैं? जितना इसका वेट है, तो इसका वेट है इतना ही फोर्स लगा रहे हैं हम mg। तो फोर्स की जगह लिख दिया हमने mg। यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा h, तो डिस्प्लेसमेंट होगा h। फोर्स भी उधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है, तो एंगल है वो जीरो। वर्क डन ये बताया था ना एफ एस कोस थीटा, कोस जीरो 1 होता है। तो हमने इतना वर्क डन किया, और यही वर्क डन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी को यू से नोट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल में, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन किया, वर्क डन निकालो। यही फॉर्मूला वर्क डन का है और यही पोटेंशियल एनर्जी का है। हमने जो वर्क डन किया वो ही उसकी एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो mgh ही है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। किसी को पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना?